तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चा लोग, मैं सोच रहा था कि 11th का न्यू टॉपिक आज हम लोग कवर कर ले। हाइड्रोस्टैटिक्स न्यू टॉपिक फुल्ली तो कवर होने से रहा, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसे मैं लेक्चर वाइज लाऊंगा। मेरे हिसाब से इसके 11 से 12 लेक्चर आएंगे, ठीक है, पर बारी बारी आएंगे। इसीलिए तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार में पढ़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में मेनली हम लोग 3 पार्ट कवर करने वाले हैं। कौन कौन? तो पहला अपन लोग कवर करने वाले हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स जो पानी रुका हुआ रहता है, उसमें जितने भी हम स्टडी करेंगे उसके, तब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे उसके। और उसके बाद फिर हम हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं, हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद एक हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड। एक्सेलरेटेड फ्लूइड मीन्स इसमें कहाँ पे प्रेशर चेंजेस होते हैं, वेरिएशन इन प्रेशर क्या होगा, कहाँ होगा, ये सब। और उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो उसके बाद अपन आज पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेटेड स्टैटिक्स और अच्छा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये सब कितनों को पता है? कितनों को पता है कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ये सब भी कोई चीज़ होती है? नहीं पता तो आज ये आज नहीं, मीन्स इस टॉपिक में ये भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबकी तो मेरे हिसाब से हो गई होगी। सबका बुरा वाला कटा है इस बार। सब कोई सोच रहे होंगे कि अरे इस बुक में 6 से 7 पेज में ख़त्म, मतलब कि ये तो काफ़ी छोटा टॉपिक है। और जब देखी तो क्लास में भी ऐसा ही होता था। कोचिंग में जब पढ़ाता था तो बोलते थे कि स्टैटिक्स में एक्सेलरेटेड फ्लूइड और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इतना ज़्यादा पढ़ाओगे क्या सर? ये तो काफ़ी छोटा दिया हुआ है बुक में। पर ऐसा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, लेंदी है पर ईजी है। ये बात मानना पड़ेगा कि ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, चलो तो अब बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर। आज चूहे मार के खाना बंद करो, आज चूहे वगैरह मत मारना। अच्छा, एक बात तुम लोगों को पता ही होगी कि कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होती है। जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, उसको कोहेसिव बोलते हैं। और यदि डिसिमिलर है, मीन जैसे एक ट्यूब में पानी है, तो पानी का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल जो आपस में फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूँकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, हाँ, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये बात तो तुम लोगों को पता होगी। अब ये भी पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये भी तुम लोगों को पता ही होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जो है ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। सब बेसिक बातें पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। अब थ्रस्ट, ये जान लो, थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है? गलत। तो मॉड एफ अपॉन मॉड ए, गलत। एफ अपॉन मॉड ए, गलत। सर तो होगा क्या? एफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन ए। ओ, ये सही फॉर्मूला है। ठीक, एफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन ए। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, समझ गए। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे थ्रस्ट समझ में आ गया? थ्रस्ट की एक टाइप की फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, डाइन होती है। ठीक, इसको केजी वेट और ग्राम वेट में भी हम लोग मेज़र करते हैं, और केजीएफ में भी। ठीक, हाँ सर समझ में आ गया। चलो अब प्रेशर देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो ये जान लो। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर प्रेशर चूँकि एफ परपेंडिकुलर टू सर्फेस है ना, डायरेक्शन तो पता है ना अपन, एफ परपेंडिकुलर टू सर्फेस होने डायरेक्शन भी होगा। और प्रेशर छी गंदी हैंड राइटिंग नहीं करनी है, अच्छी करनी है। प्रेशर जो है ये तुमको एक स्केलर क्वांटिटी, और प्रेशर क्या होता है?
सॉरी, वहाँ पे मैंने थ्रस्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस बताना था, गलती से वहाँ मैंने प्रेशर का फॉर्मूला रख दिया एफ परपेंडिकुलर टू ए। ठीक, तो उस पर वो मत करना कि, क्योंकि फोर्स थ्रस्ट जो है फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन ए। ठीक है, तो वो तुम लोग देख लेना, वहाँ पे गलती से मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया था। ठीक है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी होती है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है, और मेट्रोलॉजिकल जो यूनिट होती है वो इसकी बार होती है। ठीक, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और 1 kg/f पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 9.8 पास्कल के बराबर होता है। ठीक, समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है, हम फ्लूइड पे बात करते हैं। ठीक, अभी हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर। सर अभी हमें तो लगा था अब लेक्चर ख़त्म होने को आया होगा, और अभी आप बोल रहे हो अभी आपने शुरू ही किया है। हाँ, तो अभी शुरू किया है। हाँ तो सर पक्का चूहे मार के खाने पड़ेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, फ्लूइड क्या होती है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड या गैस के, वो फ्लो कर सकते हैं इनके बीच में। IOM मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसमें गैस भी इंक्लूड कर लेते हैं, सिर्फ कहने के लिए गैस हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में, पर गैस ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही यूज़ करते हैं। और जितना भी गैस वाला पार्ट है वो सब तो बेसिक आइडियाज ऑफ गैस में ही होगा शायद, फिजिक्स का जो चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और आइडियल फ्लूइड देख लो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड which cannot be easily compressed, fluid which cannot be easily compressed, ठीक, which is not easily compressible लिख लो, compressible is known as आइडियल फ्लूइड। तो कौन सा फ्लूइड ज़्यादा इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता है? तो सबको पता है लिक्विड ही ज़्यादा इजीली कंप्रेस नहीं होता। ठीक, तो एक तरीके से बात उसी की हो रही है। ठीक, मेनली लिक्विड की। अब थोड़ा सा पहले हम लोग प्रेशर देख लेते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर कहाँ से आया, उसके बाद थोड़ा सा लॉस भी देख लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, मान लो ये एक बीकर है। अब अपना जो मेन टॉपिक है ना, अभी शुरू किया है हमने। मान लो इस बीकर में पानी है। ठीक, अब सभी जानते हैं कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, वो सारे साइड्स में फोर्स लगाते हैं। अब ये क्यों? तो भैया क्योंकि उनके सारे साइड्स में वो प्रेशर लगाते हैं, ये सभी को पता है ना? क्यों लगाते हैं प्रेशर? तो ये उनके अंदर क्या है, के अंदर एनर्जी है जिसको वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करके उसको रेडिएट करते रहते, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण उनके पास कुछ एक्सेलरेशन भी है ना, कुछ मास है, तो भैया वो फोर्स लगाएंगे। अब जब फोर्स लगा रहे हैं वो अब जब वो फोर्स लगा रहे हैं तो किसी भी सरफेस पे, तो फिर वो किसी भी सरफेस पे जब कहीं पर भी जब वो फोर्स लगाएंगे तो एरिया पे वो प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। ये प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर लगाते हैं, ये बात हमको पता है। जो साइड में, ये जो लिक्विड साइड में फोर्स लगाती है बीकर के साइड्स में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैटरल प्रेशर। क्या बोलते हैं? लैटरल प्रेशर। ठीक है, लैटरल प्रेशर, इसको हम लैटरल प्रेशर बोलते हैं।
और जो डाउनवर्ड या अपवर्ड लगती है उसको सब कोई जानता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड को डाउनवर्ड और अपवर्ड प्रेशर ही बोलते हैं। ये एक लैटरल प्रेशर में कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे नाम से नहीं होगा पर कुछ कुछ बच्चों को हो जाता है, तो फिर मैंने कंप्लीट कवर करवा दिया तुम लोग को। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। ये समझा दिया। अब चलो मान लो एक बीकर है ये, ठीक, जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है मान लो। हाँ चलो मान लो इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें जो है प्रेशर, मुझे मान लो यहाँ पे सरफेस का पे जो यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे इस पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा, एकदम सरफेस से जुड़े हुए टच में होंगे, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू सर फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे प्रेशर लग रहा है ना, प्रेशर हमेशा वर्टिकली लगता है मीन्स हम लोग जो प्रेशर लगता है, ठीक, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू, सॉरी एक सेकेंड, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है। तो यहाँ पे भी फोर्स परपेंडिकुलर क्या होगी, ऐसे, और ऐसे ही लग रहा है इस पर फोर्स, ऊपर से लग रहा होगा कुछ फोर्स, है ना, इसका लिक्विड का वेट जो है कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो इसको कौन सी फोर्स लग रही होगी? ये बॉटम वाली लिक्विड है mg, ये लग रही होगी बस। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दे तो ये एटमॉस्फेयर को प्रेशर नहीं लगा रहा है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक mg लग रहा होगा, है ना। अब तो यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर को हटा के mg लिख देते हैं। अब m को मैं और कुछ लिख सकता हूँ क्या? m इज इक्वल्स टू रो भी नहीं होता क्या? m को, अब ये मत पूछना कि रो क्या होता है, वरना कस के एक कान के नीचे लगाऊंगा, मैं तुम्हारे घर पे आके मारूंगा। रो डेंसिटी, रो से इस साइन से हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो से। रो इंटू वी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? तो ए एच, तो रो ए एच, तो पी इज इक्वल्स टू रो ए एच अपॉन ए, हाँ, और ये जी को आगे लगा लो, रो एच जी, हाँ, ऐसे ये कट गया, बचा गया पी इज इक्वल्स टू रो एच जी। अब इसी को हम लोग तो भैया इंडियंस है, हम तो साउंड से याद करते हैं, मैक्सिमम इंडियन साउंड से याद कर दें, तो रो एच जी याद करने में एच जी तुम लोग को मरकरी का वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो रो जी एच कर लो, इससे समझ आ जाएगा तुम यहाँ एच जी मरकरी का नाम, मरकरी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जी से, ठीक है। ये सब लिखते चलो, ये सब डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिखो इस सबको। हाँ, तो अब इतना सब होने के बाद आगे हम बताना शुरू करें। अच्छा भाई, अपना पुराना वाला बी कर लो, सॉरी बेकर नहीं, बी कर लो। हाँ, अब इसके ऊपर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, यदि ये धरती पर रखा हुआ है अर्थ पे, तो इसके ऊपर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा। कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका यहाँ पे एक अपना इसका वेट कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा, जो टोटल पी होगा वो क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका मतलब ये पी नॉट इधर गया, ठीक, तो क्या होगा? पी नॉट प्लस में तो माइनस में, हाँ, पी नॉट प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो पी माइनस पी नॉट, यानी तो पी नॉट माइनस पी भी लिख सकते हो। पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू रो जी एच। अच्छा, कुछ समझ में आया? इस पॉइंट पे से इस पॉइंट पे जो चेंज इन प्रेशर है, यहाँ पे पी नॉट था, यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी है,
तो जो चेंज इन प्रेशर आ रहा है, ठीक, चेंज इन प्रेशर वो क्या हुआ, रो जी एच। तो कहीं पे पूछ दे एग्जाम में कि चेंज इन प्रेशर बताइए पिन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दे और उसका प्रेशर दे, तो निकाल लोगे। वैसे इतना खुद दूसरा क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं, कंसेप्ट है, समझ लो। आगे देखते हैं बच्चा लोग अब क्या होने वाला है। आगे हमारा है लेक्चर बनेगा 1 घंटा का, टेंशन मत लो। खाना वाना क्या खाओगे 1 घंटा के लेक्चर में यार। 1 शॉट होता तो अलग बात था, खाना वाना खाना पड़ता तुम लोग को, क्योंकि 1 शॉट में तो ये आराम से 8 घंटा का खींच जाएगा। अब मैंने तुमको फॉर्मूला प्रूफ डिराइव करवा दिया, तो अब हम लॉज पे आ जाते हैं। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर लिख लो आगे में। व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक। पहला भैया प्रेशर जो है एक गिवन डेप्थ पे, किसी भी लिक्विड में एक गिवन डेप्थ पे मान लो ये एक बीकर में पानी मैंने ले लिया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मीन्स ये जो एक लाइन है, यहाँ पे इस लाइन पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन सभी पे इक्वल प्रेशर पड़ रहा होगा। ऐसा क्यों? प्रेशर मान लो निकालना है, ठीक। यहाँ पे क्या पड़ रहा होगा इस मॉलिक्यूल पे, मान लो यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है और यहाँ एक मॉलिक्यूल है। इस पर क्या पड़ रहा होगा, पी नॉट। इस पर क्या पड़ रहा होगा, पी नॉट। इस पर क्या पड़ रहा होगा, पी नॉट। क्योंकि भैया ये तो डायरेक्टली सरफेस पे से सरफेस से कॉन्टैक्ट में है ना, तो फिर इस सब पे एक ही, इस सब पे सिर्फ सरफेस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही लगेगा, पी नॉट। अब मान लो यहाँ पे इस बॉटम लाइन पे, तो यहाँ क्या लगेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि एच तो हर जगह सेम है। देखो भैया पी नॉट मान लो यहाँ पे मुझे निकालना है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट एट सी लेवल भैया कांस्टेंट है, ठीक, मीन्स निकाला गया है, कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट या पी नॉट को हटा दो, मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एच ही वेराई कर सकता है। पी इज इक्वल्स टू भैया, तो जैसे ये सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये सब बढ़ेंगे वैसे पी भी बढ़ेगा, तो एच बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। अब यहाँ पे एच क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स के पास रो जी एच मीन्स 1 होगा। क्यों? क्योंकि सभी का एच सिमिलर, सभी का एच जो है हाइट फ्रॉम द सरफेस, हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिक्विड इक्वल है, तो भैया रो जी एच इक्वल होगा। इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी इक्वल अप्लाई हो रहा होगा। तो इसको मैं अंग्रेजी में यहाँ लिखा दूँ या तुम लोग लिख लोगे? लिखाई देता हूँ, गंदी हैंड राइटिंग नहीं करनी सर। प्रेशर एट अ गिवन डेप्थ, प्रेशर एट अ, रुक जाओ, प्रेशर एट अ गिवन depth, pressure at a given depth inside or stationary liquid is same at all points in a horizontal plane, okay, in a horizontal horizontal प्लेन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, प्रेशर इक्वल रहेगा एट अ गिवन डेप्थ, ठीक।
स्टेशनरी लिक्विड में। ये 3 की पॉइंट ध्यान रखोगे, खुद से भी लॉ लिख लोगे आराम से। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट काफ़ी इजी सा है। प्रेशर, ये तो मुझे समझाने की भी तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ लिक्विड वेराई या इंक्रीज लिख लो यहाँ पे। द प्रेशर एट लिक्विड इंक्रीज with an increment in depth। ठीक है, मतलब तो समझ में आ ही गया सभी को कि लिक्विड जो है, मान लो एक बीकर है, हाँ मान लो एक बीकर है, इसमें यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो यहाँ पे P0 प्लस रो जी एच होगा। अब मान लो P0 नहीं, सिर्फ रो जी एच ही लग रहा है प्रेशर, तो रो जी एच पहले भी बताया था, रो कांस्टेंट जी कांस्टेंट। तो फिर प्रेशर किस चीज़ से वेराई करेगा? एच से। एच ज़्यादा तो पी बी ज़्यादा, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एच कम तो पी बी कम, है ना। तो दूसरा लॉ तो काफ़ी सिंपल सा था। तीसरा लॉ लिखाने के लिए सबको हटाना पड़ेगा। नोट कर लिया है ना तुम लोगों ने? हाँ चलो, इसे भी हटा देता हूँ, ये भी नोट कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। तो तीसरा लॉ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, इसमें बच्चे फंसते हैं अक्सर। लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, मतलब लिक्विड को अपने लेवल के लिए किसी भी बॉडी का जो शेप होता है, ठीक, किसी भी कंटेनर का, उस शेप के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने एक बीकर ऐसे लिया, ठीक, ऐसे करके मैंने एक बीकर लिया, जो मैंने एक ऐसे डाला कंटेनर, एक ऐसे डाला, एक सीधा सा डाला, और एक ऐसे डाला। जब तुम इसमें पानी डालोगे, चाहे यहाँ से डालो चाहे इसमें से डालो, तुम देखोगे, मान लो इस बीकर में यहाँ से तुमने पानी भरा, तो इस सभी में भी यहीं तक पानी आएगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो अपना ओन लेवल खुद ढूंढता है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया मेरा शेप क्या है। लिक्विड को फ़र्क पड़ता है कि लिक्विड को फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मेरा शेप क्या है। हमेशा लिक्विड का जो प्रेशर होता है, लिक्विड अपना लेवल खुद ढूंढ लेता है ऐसे, एज इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब एक और बात, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जो होता है, इसी में ये भी है, या लिक्विड, इसको हटा के तुम ये भी लिख सकते हो, लिक्विड हैव इंडिपेंडेंसी ऑन इट्स शेप फॉर प्रेशर, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल भी लिख सकते हो कि भैया लिक्विड उसके साथ भी जोड़ सकते हो, लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल एंड हैव इंडिपेंडेंसी ऑन इट्स शेप फॉर प्रेशर, क्योंकि वो तो मैंने तुमको दिखा दी एक्सपेरिमेंटली। अब वैसा करोगे तुमको यही रिजल्ट मिलने वाला है। अब प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा ही क्यों होता है। चलो मान लो मैं एक बीकर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक, हल्का सा टेल्ट लिया, इसको टेल्ट कहाँ बोलेंगे, हाँ ऐसा, अरे रुक जाओ, हमें हमारी कलाकारी दिखाने दो।
चलो मान लो ये एक बीकर है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा ही कलाकारी करनी पड़ी। अब इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ वरना फिर समझने में दिक्कत आएगी। हाँ, मान लो ये एक बीकर है और मुझे इसमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। प्रेशर निकालना है मुझे कि यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा यार, रुक जाओ, ये सीधा ही नहीं बना, सॉरी, मुझे जैसा चाहिए वैसा बना ही नहीं। हाँ हाँ, ये बन गया, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अब मान लो मुझे यहाँ पे से निकालना है, यहाँ निकालना है, तो एक मैं यहाँ पे ऐसे सिलेंडर बना लेता हूँ और मान लो मुझे एक यहाँ पे प्रेशर निकालना है, यहाँ नहीं, यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। और एक ऐसे बना लूँगा, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, इस एक सिलेंडर को, और एक यहाँ से अब ऐसे निकाल लूँगा मैं एक सिलेंडर। अब ये बताओ यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P0, यहाँ पे क्या होगा, मान लो इसकी हाइट है h1, तो P0 प्लस रो जी h1। अब यहाँ पे क्या होगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे जो प्रेशर है, मान लो ये इसी में ये एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहाँ यहाँ इस सब जगह प्रेशर बराबर होगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस रो जी h1। P0 प्लस रो जी h1, मान लो ये हाइट जो है ये h2 है, तो P0 प्लस रो जी h1 प्लस h2, ये होगा, है ना, P0 प्लस रो जी h1 प्लस h2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी शेप, इसके शेप से कहाँ फर्क पड़ा, h1 प्लस h2, बस पूरे का तो एक वर्टिकल ही हाइट आया ना, एक वर्टिकल हाइट आया इसका, इसका मतलब कि इसको अपने शेप से फुल टू इंडिपेंडेंट सॉरी, इसको इसके शेप से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भैया इसका शेप चाहे तुम कुछ भी दे दो, इसका जो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है वो वर्टिकली हुआ। मान लो मैं ऐसे बोलता कि ये एक बीकर है, मैं ऐसे करके एक ये लटका हुआ है, मान लो एक वैसे इंक्लाइंड है, और हाँ ऐसे इंक्लाइंड है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है इसका, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, मान लो मैं ऐसे दे देता, मीन्स कुछ भी देता, और यहाँ पे से मैं बोलता 30 डिग्री पे है या 40 डिग्री पे है, तो तुम पहले साइन थीटा से ये निकालते हैं, यही वाली वैल्यू, उसके बाद फिर साइन थीटा से ये निकालते हैं, उसके बाद फिर तुम साइन थीटा से ये निकालने के बाद तुम ये रो जी एस लगाते हैं, ऐसा करते तो आंसर आता है क्या तुम्हारा, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं आता, कहाँ से ही आएगा आंसर वैसे। तुम्हें यही हाइट लेनी है, ठीक, ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है और इसके चक्कर में मार्क्स छूट के आ जाते हैं, यानी तो मार्क्स गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा मत करना मेरे बच्चों को, अच्छे से एग्ज़ाम दो और रिवीजन करो। सर अभी कहाँ एग्ज़ाम, अभी क्यों टेंशन दे रहे हो, ये आदत हो जाती है, बोलते बोलते समझा करो तुम लोग, और लाइक भी कर देना वीडियो, नालायक सब वीडियो देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करते हो तुम लोग, हैं, बहुत ऊपर वाला देख रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलो चौथा बता देता हूँ, अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड जो होता है, अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड रिमेन हॉरिजॉन, यानी तो रिमेन को छोड़ो, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, मतलब यदि कोई लिक्विड रेस्ट पे है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे करके,
उसका जो अपर सरफेस है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है, वो ऐसे नहीं हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। और पांचवा लैटरल प्रेशर, जो लैटरल प्रेशर होता है, ये सब बेसिक बात है। लैटरल प्रेशर इंक्रीज होता है विथ एन इंक्रीज इन डेप्थ, क्योंकि भैया लैटरल प्रेशर भी तो भैया होना, मान लो ये एक बीकर है, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यदि रोजीएच प्रेशर लग रहा है तो क्या यहाँ पे रोजीएच नहीं लगेगा क्या, और ये रोजीएच लगेगा तो भैया यहाँ पे यदि इक्वल प्रेशर है तो लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो भैया वो इधर भी तो रोजीएच ही लगाएगा ना। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है ये भी इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि भैया जो ये लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है कि वो चारों डायरेक्शन में कैसे लगता है, मैंने बताया था पर क्लियर नहीं होगा तुम लोग को। भैया देखो, लिक्विड के ऊपर कौन, मान लो एक बीकर है डेस्क पोजिशन में रखा हुआ है, इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक mg लग रही होगी इसकी वेट, ठीक, एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इसका ये जो एरिया होगा तो P0A लग रहा होगा। अब ये प्रेशर, ये फोर्स सभी जगह पे लग रही होगी, या फोर्स को छोड़ो, मान लो यहाँ इसमें P, यहाँ तक, यहाँ पे P और यहाँ पे P0, तो P0 प्लस रो GH हर जगह पे लग रहा होगा इसमें प्रेशर। इसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, ठीक, पार्टिकल की मूवमेंट का रोल नहीं है, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और जो इसका वेट प्रेशर लगा रहा है, बस उसी को चारों डायरेक्शन में स्प्लिट आउट करता है इक्वली, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा था, सबकी जो है सबको दिक्कत होता रहता। अब एक हेयर्स अपार्टस है, ठीक, हेयर्स अपार्टस शायद आप लोग के सिलेबस में ना ही हो, पर फिर भी समझा देता हूँ, सीखने की बात है, समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये मेनली रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। एक ऐसा ट्यूब बना दिया हमने, अब ये इसमें एक लिक्विड, एक पानी रख दिया, रिलेटिव डेंसिटी मेज़र करनी है, पानी रख दिया, यहाँ पे से एक सक्शन पंप लगा दिया जिसको पिंचू को बोलते हैं, ठीक, और यहाँ पे और इसको एक बीकर में एक बड़े से डब्बे में बंद कर देते हैं, इसमें पानी है, इसमें कोई और लिक्विड है, ठीक। अब ये बताओ, यहाँ पे जो इसमें से क्या, इस सभी पे, इस दोनों पे भी इक्वल प्रेशर लग रहा होगा P0, ये तो मैंने डब्बा ऐसे ही दिखा दिया है, डायग्राम को बंद करते हैं ना इसीलिए, P0 लग रहा होगा इस पर इक्वल प्रेशर, P0 लग रहा होगा इक्वल प्रेशर इस पर, यहाँ पे भी P0 ही लग रहा होगा, दोनों पे इक्वल प्रेशर लग रहा होगा P0। अब इसमें से मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसमें से हवा हल्की सी बाहर निकाल दी, ठीक है, और फिर इसको वापस से बंद कर दिया पिंच को, ठीक, जैसे खोल के हल्की से हवा बाहर निकाली वैसे ही वापस से बंद भी कर दिया। अब अंदर में प्रेशर डिक्रीज हुआ, अब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो ऊपर राइज करेगा, है ना, वही हुआ, तो ये राइज कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये इस लेवल तक दोनों ही राइज किए, ठीक, सॉरी इस लेवल तक दोनों कैसे राइज कर सकते हैं, दोनों की डेंसिटी अलग है ना, तभी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। मान लो ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक किया, इसको मान लो H1, इसको मान लो H2, तो भैया जी राइज किया, अब क्या होगा यहाँ पे, दोनों के मुझे किसका वो करना था, दोनों की मुझे डेंसिटी ना फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, यदि मैं D1 D2 को डेंसिटी मानूँ तो P0 माइनस H1 D1 और G, तो रो G रो 1 G और H1 इक्वल्स टू P1 होगा। P1 क्या,
प्रेशर ओवर हियर। इसको इस पर भी तो P0 लग रहा होगा ना, यदि मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना है इसका, ठीक, तो P0 माइनस रो GH1, तो ये आ जाएगा P। ऐसे ही P0 माइनस इधर को H2 मान लिए हैं, तो रो 2 GH2 तो P2। या तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P2 इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, P0 माइनस P इक्वल्स टू ये रो GH1 रो GH2 है ना। तब ये बताओ P0 इक्वल होगा और P भी इक्वल है, क्यों, ये दोनों में प्रेशर तो इक्वल घटाया गया है, तो दोनों में प्रेशर भी इक्वल बढ़ेगा। तब इसका मतलब कि रो GH1 और इज इक्वल्स टू रो 1 G1 H1 रो 1 GH1 इक्वल्स टू रो 2 GH2। रो से रो मर गया, जी से सॉरी रो से रो कहाँ से मरेगा, रो 1 जी से जी मर गया, बताइए इसको इधर लेके जाएंगे तो रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू ये इधर गया H2 अपॉन H1। यदि इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर, अरे तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना P सॉरी रो 1 GH1 इज इक्वल्स टू रो 2 GH2। जी से जी मर गया, बचा रो 1 H1 इज इक्वल्स टू रो 2 H2। रो 1 अपॉन रो 2, रो को इधर ले आए रो 2 को, इक्वल्स टू H2 अपॉन H1। रो 1 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसके नीचे क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीन्स यदि आपको रो 1 दोनों का यदि मान लो आपको बोलेगी फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, यदि आपसे कहीं पूछेगा, नहीं कॉन्सेप्ट है शायद आपके ये 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, पर रिकॉल करवा दिए कि जब हम हाइड्रोमीटर्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इसकी तो नहीं इनडायरेक्टली पड़ेगी, तो फिर मैंने आपको पहले बता दिया शायद नहीं ही पड़े आप लोग को, क्योंकि आप लोग को रिकॉल नहीं है सर, हाइड्रोमीटर अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, पर पड़ेगी तो समझा दूँ एक बार वापस से, एक समझने की चीज़ थी, रिकॉल करवा दिया, 11th में आए हो, पिछला भूल ना जाओ, इसलिए रिकॉल करवा दिया, ठीक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं तुमको एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बाद में समझाऊंगा, जहाँ पे हम मैनोमीटर, बैरोमीटर और यूट्यूब प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक, वहाँ पे मैं इसको समझा दूंगा, ठीक, वहाँ पे तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज नहीं समझाता, आज का लेक्चर भी वैसे इंट्रोडक्शन ही था पर काफ़ी लंबा खींच गया, पर कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और एक और बात, तुम लोग लाइक करो इस वीडियो को, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ भैया हमारा वीडियो अच्छा है या ख़राब है, ठीक, और कमेंट करो कि क्या हमें इसमें करेक्शन करना चाहिए अपने वीडियो में, अच्छा लगा कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, जिससे कि वो लोग भी पढ़ पाएँ, उन लोग का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए भाई, अपने दोस्तों को फेल मत करवाओ, ख़राब लगता है। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो शायद आज ही अपलोड हो जाए, ठीक।